वालेकुम। डाई ऑफ होप से मैं हूँ आपके साथ है कंज़ा मुख्तार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द माइंड। आप किसी भी दिमाग को किस तरह समझ सकते हैं। बेसिकली इससे पहले हमें द टर्म माइंड को जानने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि जो दिमाग है, ठीक है, उसके लिए जनरल टर्म जो यूज़ होगी वो किसी भी पर्सन का सोचना, रीज़न्स फाइंड करना, उसका चीज़ों को परसीव करना, उसकी विल पावर, आइडियाज़ इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और जो माइंड एसोसिएट होता है ये एक्सपीरियंस से, परसेप्शन से। जो भी परसेप्शन आप परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसके बाद प्लेयर सॉस जो है, उसके बाद पेनफुल इवेंट जो होते हैं, बिलीव, डिज़ायर, इंटेंशन या किसी भी पर्सन के इमोशंस, वो सब जो हैं वो माइंड से रिलेट कर रहे होते हैं। अब माइंड के बाद ब्रेन और माइंड, ये कन्फ्यूजन है कि ब्रेन क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग ब्रेन क्या होता है एंड माइंड। ब्रेन जो है वो रेफ़र करता है, ब्रेन टर्म रेफ़र करती है फिज़िकल ऑर्गन की तरफ, जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस का, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल करते हैं बॉडी को किसी भी ह्यूमन की। उसके अलावा जो ब्रेन के और रीजन्स और इसके डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले इमोशनल ट्रिगर्स का आता है कि ब्रेन जो है वो इमोशनल ट्रिगर होता है, वो इवेंट को, ये थॉट और मेमोरी को ट्रिगर करता है इमोशनल रिस्पॉन्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद ब्रेन रीजन्स आ जाते हैं, जिसमें एमिगडाला है, हिपोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो एमिगडाला है वो डिटेक्ट करता है इमोशनल सिग्निफिकेंस को और फिर प्रोसेस करता है फेयर या एंजाइटी की तरफ। आफ्टर प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन मैसेज करता है, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारे कोई पिन चुभती है या हाथ जलता है, तो ऑटोमेटिकली हम अपना हाथ जो है वो पीछे करते हैं, या कोई भी पेनफुल चीज़ होती है तो वो सडन हम पीछे हो जाते हैं। इसी तरह ये हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स देता है हमारी सेंसेस के थ्रू और हमारी बॉडी एक्ट करती है। उसके बाद हिपोकैम्पस है जो फॉर्म्स है इमोशनल मेमोरीज़ का। इसमें इमोशनल मेमोरीज़ होती हैं, वो पेनफुल हो सकती है, प्लेजर वाली हो सकती है, फेयरफुल हो सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये रेगुलेट करता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एंड देन डिसीजन मेकिंग की स्किल को कम या ज़्यादा होना इस पर डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग की स्किल को रेगुलेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एड्रेनालाइन। डोपामाइन जो है ये इन्वॉल्व होता है हमारा प्लेजर में, रिवॉर्ड में और मोटिवेशंस में। सेरोटोनिन जो है वो ये मूड रेगुलेट्स होता है, मूड को रेगुलेट करता है, हमारा भूख का लगना, कामनेस, रिलैक्स होना, ये सेरोटोनिन जो है इनको रेगुलेट करता है। उसके बाद एड्रेनालाइन जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट। नेक्स्ट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके हार्मोन्स की है, हम हार्मोन्स हैं इसके, जिसमें फर्स्ट है कॉर्टिसोल एंड ऑक्सीटोसिन। कॉर्टिसोल जो है ये ड्यूरिंग स्ट्रेस और एंजाइटी ये रिलीज़ होता है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये एसोसिएट करता है बॉन्डिंग की तरफ, अटैचमेंट की तरफ। आपकी किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी पर्सन से अटैचमेंट जो है उसको ये आपका ये हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करता है। आपके इस हार्मोन से कंट्रोल कम या ज़्यादा होना आपकी अटैचमेंट के कम या ज़्यादा होने को पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग आ जाती है, इसमें इमोशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करता है ब्रेन को, और हमारे इमोशनल जो है वो फिर इमोशनल सेंटर्स को, ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स को ब्रेन इंटरप्रेट करता है इमोशनल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, फिर उसकी इंटेंसिटी एंड देन उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फिर प्रोसेस होता है। रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद रिस्पॉन्स आता है। इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो मैनिफेस्ट करता है फिज़िकली, जिसमें आपका रोना, हंसना, फिर आपका बिहेवियर अवॉइड करना, या फिर आप प्लेयर के लिए उस चीज़ को अप्रोच करना इसमें शामिल होता है। रेगुलेशन को अगर हम देखें, आफ्टर रिस्पॉन्स रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन में हमारा माइंड जो है वो कोशिश करता है रेगुलेट करने की ऐसे इमोशंस को हमारे कॉग्निशन के थ्रू, और फिर रीअप्रेजल करता है, जिसमें सप्रेशन और एक्सप्रेशन आ जाती हैं। अगर हमारी पेनफुल थॉट्स होती हैं तो फिर हमारा ब्रेन जो है उन इमोशंस को रेगुलेट करते हुए हमारी कॉग्निशंस के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्रेस करता है।
अगर ये हमारा प्लेजर सोर्स हो देन ये जो है वो एक्सप्रेशन में आ जाता है इसका। उसके बाद इन तमाम स्टेप्स के 7 स्टेप से गुजरने के बाद जो लास्ट 1 और 8 स्टेप आता है वो मेमोरी में आता है, जिसमें आपके एक्सपीरियंस सेव हो जाते हैं फॉर फ्यूचर इमोशनल रिस्पॉन्सेज में, ठीक है। इसमें आप इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर इमोशनल रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग भी फिर नेक्स्ट जो है वो वर्क करता है और ये चलता है। इसके अलावा ब्रेन और माइंड, अभी हमने बात की ब्रेन की, और जो माइंड है, माइंड में आपकी कॉग्निशन आ जाती है, आपकी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस चीज़ें आती हैं। ब्रेन का जो स्टेप्स थे वो 8 स्टेप्स थे, और माइंड की हम जब बात करें ये बेसिकली 3 हिस्सों में ये डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड रेशनलाइजेशन होता है, प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसीजन एंड जजमेंट, जो एट अ टाइम हम कर रहे हैं। लाइक अभी मैं जो कर रही हूँ मैं अपने कॉन्शियस में बता रही हूँ, आप लोग अभी जो भी चीज़ सुन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस में है कि आपकी विल पावर है वो करने की, वो सुनने की, देन आप कर रहे हैं। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है, हैबिट्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती हैं। हैबिट और आपकी हैबिट्स वो होती हैं जैसे किसी भी पर्सन का बैठे अपनी हैंड मूव करना, या कोई भी बात करना, बात करते वक्त एक सेम पोस्चर लेना, या किसी भी बात के दौरान है ना, या ऐसा कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड का यूज़ करना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं। ये सब कॉन्शियस में होती हैं, जो कि कोई भी पर्सन हम कहते हैं वो इस चीज़ का हैबिचुअल है। जब एक चीज़ उसके सब कॉन्शियस माइंड में फ़िक्स हो जाती है तो वो सब कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही फिर उसकी बॉडी प्रोसेस करना शुरू करती है, वर्क करना शुरू करती है। अनकॉन्शियस जो होती है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है पल्स का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हार्ट बीट, अनवांटेड थॉट्स का। अनकॉन्शियस में हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, हमारे कॉन्शियस में नहीं होती है, ये हम इस पे फोकस नहीं करते। अगर हम फोकस करें तो हमें अपनी हार्ट बीट फील होती है, बट अगर हम फोकस ना भी करें हमें हार्ट बीट फील नहीं होती, बट वो चल रही होती है। तो ये चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस में आ जाती हैं। इसके बाद माइंड और ब्रेन को इसका डिफरेंस हमें समझ में आ गया, इसके प्रोसेसिंग समझ में आ गई। नाउ हाउ डज़ द माइंड वर्क विद इमोशंस। जो हमारा माइंड है वो इमोशंस के साथ किस तरह जो है वो काम करता है। इमोशंस हमें, जब हमने माइंड के बारे में समझा तो फिर हमें उसके इमोशंस को देखेंगे। इमोशंस में हमारा माइंड इमोशनल, इसके भी डिफरेंट स्टेप हैं जिसमें हमारा माइंड जो है वो इमोशनल ट्रिगर्स को फोकस करता है। किसी भी पर्सन की जो उसकी थॉट होती हैं वो थॉट पेनफुल हो सकती हैं, या भी किसी भी किस्म की थॉट्स हो सकती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशंस पर। हर इंसान अपनी लाइफ में इसके डिफरेंट सिचुएशंस होती है, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है किसी भी पर्सन का किसी स्टिमुलस से रिलेटेड रिस्पॉन्स, और किसी भी स्टिमुलस से रिलेटेड रिस्पॉन्स। व्हाट आर इमोशंस। इमोशन जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बिहेवियर रिस्पॉन्स। एवरीवन हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। हर इंसान की सिचुएशन को जो है वो उसके एक्सपीरियंस जो है, लाइफ एक्सपीरियंस हर इंसान के चेंज होते हैं। हर इंसान के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे फेस करने का तरीका भी चेंज होता है। अगर किसी इंसान ने किसी का, कुछ लोग जो हैं वो उस एक्सपीरियंस के बाद एग्रेसिव हो जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे। जैसे किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आता है या कोई उसका बैड एक्सपीरियंस रहता है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, रिलेशनशिप में हो सकता है या फ्रेंडशिप में हो सकता है, तो कुछ लोग उन चीज़ों से निकलने के बाद जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट से निकलने के बाद गुस्से वाले हो जाते हैं। हमने मोस्टली सुना होगा, ये पहले तो गुस्से वाले नहीं था, लेकिन इसकी लाइफ में ये हुआ, उसके बाद से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हर इंसान का उसे फेस करने का और उसे रिस्पॉन्स करने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को जो है वो स्टेज फियर होता है, वो स्टेज पे जाने से एक्सप्रेस करते हैं, उनके हाथों पे पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है, ट्रैम्बलिंग कर रहे होते हैं, हार्ट बीट उनकी तेज़ हो रही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लग रहा होता है, कन्फ्यूजन हो रही होती है,
लेकिन वो जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। उसके बाद बिहेवियर रिस्पॉन्स आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो सबके सामने रोते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बुरी न्यूज़ भी अगर उन्हें सुनाई जाए तो वो सबके सामने नहीं रोते हैं, उन्हें रोने के लिए भी स्पेस चाहिए होती है। लाइक सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है कि कौन किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी सिचुएशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो और वो उस पर रिएक्ट भी करे और दूसरा बंदा उसी ट्रॉमेटिक चीज़ पर उस तरह रिएक्ट ना कर सके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। प्राइमरी इमोशन जो हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज़। आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। नेक्स्ट इसी इमोशंस के रिलेटेड हर इंसान जो है वो एक्सप्रेस करता है और हर पर्सन के खुशी में एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। सैडनेस में जितने भी इमोशंस हैं हर इंसान एक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ना वो कर सकते हैं, इट्स नेचुरल। हाउ डज़ द माइंड वर्क विद इमोशंस? इन सब चीज़ों के बाद हमारा दिमाग जो है वो किस तरह इमोशंस पर काम करता है। माइंड जो दिमाग है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन में, रेगुलेशंस ऑफ इमोशंस में। उसके बाद हमारा कॉन्शियसनेस जो होती है वो कंडक्ट करती है और क्रिएट करती है इमोशंस को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं अवेयरनेस, परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसी भी पर्सन के रिस्पॉन्स पर। अगर किसी इंसान के परसीव करने पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को किस तरह से परसीव कर रहा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। हमारी परसेप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रही होती है। अगर किसी इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसे वो चीज़ें बहुत लाइट फील करेगा, उन्हीं चीज़ों को, उसी बात को। और अगर किसी इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो उन्हीं चीज़ों को बैड परसीव भी कर सकता है। इसमें ऐसा भी होता है कि सम टाइम हमें ये डेली लाइफ में होता है, आपको वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल बात करता है तो किसी दूसरे को वही उसकी बात टॉन्ट लगती है जबकि उसने जनरल वे में बात की होती है। तो इट्स डिपेंडेंट पास्ट एक्सपीरियंस कि सामने वाला जो है वो इंडिविजुअल क्या परसीव कर रहा है। इसमें ये नहीं कह सकते कि वो उसकी माइंड में नेगेटिविटी थी इस वजह से जो है वो उसने उसे नेगेटिव परसीव किया। इट्स डिपेंडेंट बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस किसी भी इंडिविजुअल के साथ हो सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमोशंस एंड माइंडफुलनेस। इमोशंस के बारे में जानने के बाद व्हाट अबाउट माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस एक मेंटल स्टेट होती है जो कि प्रैक्टिस करती है किसी भी पर्सन की अपनी इंटेंशंस के साथ प्रेजेंट। इसे सिंपल वे में अगर कहा जाए तो बी प्रेजेंट। आपका प्रेजेंट में जीने का, आप जो काम कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व रहें। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उस पानी को टेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं उसे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अपनी अवेयरनेस में कोई भी काम करें, आप बॉटल उठा रहे हैं उस बॉटल को फ़ील करें, उसकी प्रेजेंस को। इसमें की एस्पेक्ट्स जो माइंडफुलनेस की शामिल होती हैं वो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अटेंशन आ जाती है, एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। और अगर उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं देन यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन, अदरवाइज लेट इट गो। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस में डिफरेंट आ जाते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, जिसमें से कुछ मैं बताऊंगी, अदर बाकी यू कैन रीड इट। रिड्यूस स्ट्रेस होता है कि माइंडफुलनेस में आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। आप अपनी क्रॉनिक जो पेन होती है आप उसे मैनेज करने में ये आपके लिए हेल्पफुल है। जब आप माइंडफुलनेस की टेक्निक अप्लाई करते हैं आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर नेगेटिव थाट्स, ओवर थिंकिंग। सपोर्ट वर्किंग मेमोरी होती है आपकी याददाश्त बेहतर होती है। उसके बाद आप अपनी चीज़ों को रीस्टोर कर सकते हैं। आप अपनी स्लीप ऑफ क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी होती है, इंक्रीज एम्पैथी होती है। ये डिफरेंट हैं जो आपको हेल्पफुल होते हैं। माइंडफुलनेस विद इमोशंस। हाउ माइंडफुलनेस हेल्प टू मैनेज इमोशंस? माइंडफुलनेस में इंक्रीज इमोशनल अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है आपकी। आप क्लोज अटेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर। जब आप प्रेजेंट में फोकस करना शुरू करते हैं तो देन आप उन चीज़ों से रिलेटेड एम्पैथी शो करते हैं, आप उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं। अगर आप माइंडफुलनेस को अप्लाई करते हुए किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं,
किसी भी इंडिविजुअल की बात सुनते हैं तो उसमें ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो इसमें आप में एम्पैथी होती है, आप में इमोशंस जो हैं वो आपके इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट हैं इसके स्टेप्स बताए गए हैं, आपको नॉलेज होती है चीज़ों से रिलेटेड, अवेयरनेस होती है, आप इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आप जजमेंटल नहीं होती हैं, बिकॉज़ आपको उन चीज़ों से रिलेटेड भावना होती है जिसमें नॉन रिएक्टिविटी आ जाता है, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न और इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस यूज़ फॉर मैनेजिंग इमोशंस को मैनेज करने के लिए आप माइंडफुलनेस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहली जो आती है वो माइंडफुलनेस ब्रीथिंग है। आप इसमें डीप ब्रीथिंग यूज़ कर सकते हैं, फोकस ऑन योर ब्रीथ, अपनी इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, ठीक है। आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंसेशन आ जाती है लीविंग योर बॉडी, एंटरिंग, कि जब आप सांस ले रहे हैं, आप सांस इनहेल कर रहे हैं उसके बाद और एक्सहेल कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी स्कैन मेडिटेशन आ जाती है जिसमें अटेंशन देना। नेक्स्ट माइंडफुलनेस ऑब्जर्वेशन है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस वॉकिंग है और रेन टेक्निक्स हैं। इसमें रेन टेक्निक्स में आर डिफरेंट अगर करें, रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज द इमोशंस एंड अलाउ करना अपने इमोशंस को विदाउट जजमेंटल। उसके बाद माइंडफुलनेस ईटिंग है, ईट स्लोली, लाइक यही बात जो हमने पहले की है। पॉज वट एवर यू आर डूइंग एंड टेक अ ब्रीथ, ये डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिन्हें आप अप्लाई करते हुए माइंडफुलनेस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। खुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें।